और डॉक्टर बसंत गोयल, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं सर। क्योंकि बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिल चुके हैं, सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि है, राजनीति में भी आपकी रुचि है। तो पहला सवाल मैं थोड़ा राजनीति से जुड़ा ही आपके साथ करना चाहूंगी। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समय में दिल्ली में खासतौर पर हमने घुसपैठ को बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखा। हम ये भी देखते हैं कि अब जब से रेखा जी की सरकार आई है तो डिमोलिशन की कार्रवाई भी हो रही है, इसके साथ ही जो एनक्रोचमेंट है उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो इस एक्शन को पहले की सरकारों में और अब जो कुछ हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं भारत 24 को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अलग अलग मौकों पर जो हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत 2047, उसको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आ रही है और आगे बढ़ा रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं भारत 24 को। रही बात राजनीति की, पिछले यदि 11-12 सालों में हम बात करें तो हमारा दिल्ली इतना पीछे चला गया कि जिसकी हम कभी कामना भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ उन लोगों के पास था तो आपस में खींचतान, एलजी ये काम नहीं कर रहे, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। ऐसा कुछ नहीं था, कभी नहीं था कि उनको काम नहीं करने दिया गया। लेकिन उनकी तो एक आदत सी बन गई थी कि सिर्फ कोई भी जगह, चाहे स्कूल के बारे में बात करें, हॉस्पिटल के बारे में बात करें, कि थोड़ा सा रिनोवेशन करा दिया और हमने नया स्कूल बना दिया। तो इस तरीके के पिछले 11-12 साल जो बीते वो दिल्ली की राजनीति में इस तरीके के बीते। लेकिन यदि हम अब की बात करें, जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर योगी जी की छवि नजर आती है। यदि उनके बारे में बात करें, 18 से 20 घंटे उनका कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां वो उपलब्ध नहीं होती, चाहे वो किसी भी तरीके का फंक्शन हो, किसी की तरह मानव कल्याण की जगह हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एनक्रोचमेंट के ऊपर यदि हम बात करें और हम बांग्लादेशियों के बारे में बात करें, तो वो अब समय आ गया जब दिल्ली में लोग बस जाते थे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पिछले यदि आप 2-3 महीनों में देखेंगे तो पूरी मार्केट, यदि आप सरोजनी नगर मार्केट की बात करें तो आज आप देखेंगे बहुत कंफर्टेबल वहां जा सकते हैं। पहले यदि हम बात करते तो सरोजनी नगर मार्केट में आप नहीं जा सकते थे, लोग डरते थे, लोगों को एक फियर था। इसी तरह यदि मैं पूरी एंटायर दिल्ली की बात करूं तो आज दिल्ली में एनक्रोचमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। और जो लोग इस तरीके से बांग्लादेश से, रोहिंग्या, ये सब लोग बस जाते थे, अब उनका समय आ गया कि वो दिल्ली से डिपार्चर कर जाएं। सर, दिल्ली सरकार, क्योंकि कावड़ का सर पर्व चल रहा है और इस वक्त जगह जगह बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है, तो दिल्ली सरकार ने भी कावड़ियों के लिए बहुत खास इंतजाम कर रखे हैं, जैसे कि शिविर बना रखे हैं जहां पर 1200 यूनिट मुफ्त बिजली है, स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी तैनात कर रखे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं को आप कैसे देखते हैं? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस बार जो कावड़ कैंप लगते थे वो जस्ट डबल हो गए, जस्ट डबल। हर तरीके की सुविधा दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है और जिसको सीधा सीधा दिल्ली सीएम देख रही हैं। और उन्होंने हर जगह जहां डीएम, पहले लोग डीएम तो दिल्ली में थे लेकिन उनके पास बहुत सारा काम नहीं होता था। आज यदि कावड़ सेवा के बारे में हम बात करें, कावड़ कैंप्स के बारे में बात करें, तो सब डीएम एसडीएम की जिम्मेदारियां दी गई हैं कि किसी को किसी भी तरीके से कोई तकलीफ ना हो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कावड़ सेवा के लिए इस बार डबल कैंप हो गए और इतना ध्यान दिया जा रहा है। पहले कावड़ सेवा के मौके पर कावड़ कैंप में कहीं ना कहीं कुछ घोटाले भी होते थे, जो 100% इस बार खत्म कर दिए गए हैं। इतनी मीटिंग्स इस बार कावड़ सेवा में हुई है, कावड़ कैंप्स के लिए हुई है, जिसकी हम कामना नहीं कर सकते। और साथ साथ मैं कहूंगा कि हर कावड़ कैंप में कुछ स्पेशलिटी मिलेगी, आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा वहां पर जाकर। मतलब यदि हम बात करें, जितने भी हमारे नई नई इनोवेशंस हैं वो सब उन कैंप्स में आपको मिलेगी। पहले की तरह पिछले 11 सालों में सिर्फ कैंप का नाम होता था, उसमें कुछ नहीं होता था, लोग मिलकर करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है जब दिल्ली सरकार मिलकर कैंप कर रही है और बहुत सिनर्जी तरीके से कर रही है। वंडरफुल। और आपने इस मंच के जरिए ये भी बताया कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके के बदलाव हैं। अब मैं आ जाती हूँ सर आपके प्रोफेशन पर, क्योंकि एक तरफ जहां पर आयुर्वेद है या एलोपैथ है, किस तरीके से भारत पूरी दुनिया को बेस्ट देता हुआ नजर आ रहा है। आप भी बेस्ट डॉक्टर्स में से एक हैं। भारत को आपने बेहतरीन फार्मेसी दी है। तो ये सफर जब शुरू हुआ तब से लेकर अब तक, इस सफर को कैसे एक झलक में आप महसूस करते हैं? ये तो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत लंबा अरसा है
जब मैं 5 साल का था, 5 साल का बच्चा कंचे खेलने वाली उम्र में होता है। मैं उस समय प्रोफेशन में आया। आज मुझे इस छोटी सी एज में 40 साल से ज्यादा अपने प्रोफेशन में हो गए, और जिस प्रोफेशन का शुरू से एक ही मतलब था, लोगों की मानव सेवा। यदि मैं बात करूं 5-6 साल की उम्र में, तो जो कावड़िया आते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, बम बम बोले की, उनकी मैं 5 साल की आयु में सेवा करने लगा था। और तब से एक ही जज्बा था कि गोयल मेडिकोज को बेस्ट फार्मेसी ऑफ इंडिया भी बनाना है और बेस्ट फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बनाना है। दोनों तरीके से गोयल मेडिकोज को नवाजा गया, और इसके प्रति मैं धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर को देना चाहता हूं। वह उन सब नियर डियर जिन लोगों ने हर समय कंट्रीब्यूट किया गोयल मेडिकोज को यहां तक पहुंचाने में, उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ साथ मैं भारत 24 को तो हमेशा क्रेडिट देता हूं कि वो छोटी छोटी जगहों पर, छोटी छोटी बातों पर इन सब मुद्दों को ले जाते हैं और लोगों के बीच में लेके आते हैं। तो मैं परमपिता परमेश्वर से यही कहना चाहता हूं कि मैं हमेशा मानव सेवा के प्रति तत्पर रहूं, और गोयल मेडिकोज इसी तरह आगे चलता रहे, बढ़ता रहे कारवा, और हम आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल सर, लेकिन कारवा तो अब आगे बढ़ ही रहा है। दूसरी तरफ मैंने देखा है कि लोग अपने जीवन में जब एक बार कोई पीएचडी करने के लिए जाते हैं, तो पहले वो देखते हैं कि अच्छा इतने साल लगेंगे, बड़ी मुश्किल से हिम्मत आती है कि एक बार पीएचडी कर लें। तो आपने तो 2-2 बार पीएचडी कर ली, तो क्यों आपको लगा कि मुझे 2 बार पीएचडी करनी चाहिए और इतना समय मैं पीएचडी के लिए? मैं मानता हूं एजुकेशन इज नेवर एंडिंग, एजुकेशन चलती रहनी चाहिए। अभी मैंने एलएलबी भी कंप्लीट की, तो 2 बार पीएचडी किया। एक बार करने के बाद मुझे लगा कि डायबिटीज के ऊपर काम होना चाहिए, तो मैंने डायबिटीज के ऊपर सेकंड पीएचडी की। उससे पहले मास्टर्स इन फार्मेसी किया। और मुझे आज भी लगता है कि जब तक जीवन है, जब तक आदमी को स्टडी करते रहना चाहिए। ये एक ऐसी जिंदगी है, इसमें जितना हम पढ़ लें उतना भी कम है। और यदि मैं डे टू डे लाइफ के बारे में बात करूं, हर दिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है। तो एजुकेशन तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम जितना काम करें उतना कम है। हम इसकी तरफ बढ़ते जाएं और आगे चलते जाएं। वैसे तो देखिए, अपने काम की हर कोई तारीफ करता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ कि गोयल मेडिकोज की ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो बाकी सबसे वो खुद को इतना अलग बनाती है? सबसे यदि मैं बात करूं, सबसे पहला डिफरेंस है डिसिप्लिन, जो आज लोग भूल गए हैं। कमिटमेंट, वैल्यूज। आज गोयल मेडिकोज को 68 इयर्स होने वाले हैं। 68 इयर्स। वी हैव मोर देन 100 गाइज इन द फार्मेसी। किसी फार्मेसी में आपको 2, 3, 4 लोगों से ज्यादा नहीं मिलेंगे। हमारी एसओपी क्या है? बेसिकली गोयल मेडिकोज पूरे इंडिया में डिफरेंट क्यों है, क्यों नवाजा जाता है इस तरीके से? सबसे पहले होता है कि किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर हम लोग कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करते। यदि किसी डॉक्टर ने, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देके बात करूंगा, यदि पैरासिटामोल में डोलो लिखा है, तो लोगों की टेंडेंसी होगी कहीं ना कहीं उसमें पैसीमोल दे दें, पैरासिटामोल कोई और दे दें। हम लोग वी डोंट सब्स्टिट्यूट, हम लोग डोलो में डोलो ही देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। सेकंड चीज यदि आती है तो आता है कि कमिटमेंट। हम किसी पेशेंट को, यदि उसके पास पैसे नहीं है, तो ये नहीं है कि उसको मेडिसिन नहीं मिलेगी, उसको 100% मेडिसिन मिलेगी, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। वो आगे दे जाए बहुत अच्छा, इस बात के लिए मैं तालियां चाहती हूं। और नहीं भी दे जाए तो बहुत अच्छा। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग डिफरेंट एनवलप्स में दवाई डाल के देते हैं। आज के टाइम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि डॉक्टर्स के पास दे डोंट हैव टाइम। उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन तो लिख दिया, लेकिन वो कैसे लेना है ये आज तक वो उनके पास समय नहीं। पहली बार में समझ ही नहीं आता। पहली बार में समझ भी नहीं आता। तो हम लोग की एक स्पेशलाइज टीम है जो इसके ऊपर काम करती है कि प्रिस्क्रिप्शन आता है, पहले दवाई निकलती है, वो 2-3 चैनलों से रीचेक होगी, उसके बाद वो डिफरेंट एनवलप्स में डाल के दी जाएगी कि वो दवाई आपको सुबह कैसे लेनी है, खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले लेनी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका यूज यदि कोई दूध के साथ लेनी है तो इट शुड बी टेकन विद मिल्क। बहुत सारी चीजें हैं जो फास्टिंग के ऊपर लेना होता है, तो उनको फास्टिंग पे लिया जाना चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूं। और तीसरी बात है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 जो कहता है, मैं ये वायदे के साथ कहता हूं हम लोग 100% उसको फॉलो करते हैं, 99% भी नहीं। मेरा 100% सुपरविजन रहता है। मेरी ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके की कोई भी एरर, क्योंकि ये एक फार्मेसी नहीं, ये एक ऐसी मानव सेवा है जिसमें जिंदगी जुड़ी है। जरा सी भी गड़बड़ किसी की जिंदगी ले सकती है। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं
कि पर्टिकुलर फार्मेसी के बिजनेस में आदमी को 100% देना चाहिए, 99% भी नहीं, और अपना कमिटमेंट और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1945 कहता है उसको 100% फॉलो करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले आपकी हमने एक ऑडियो विजुअल क्लिप चलाई थी जिसमें हमने ये भी देखा कि आप किस तरीके से समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। मैंने ये भी सुना कि आप जो बिजनेस करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उसका लक्ष्य आपका प्रॉफिट, मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज सेवा है और बहुत ज्यादा पोर्शन उसका आप डोनेट कर देते हैं। तो इसके पीछे का विचार क्या है, या इससे आपको कोई एक आंतरिक सुख महसूस होता है, या कैसी भावना आपके अंदर रहती है? इसके पीछे एक लॉजिक है। यदि मैं बचपन से ही बात करूं तब बहुत छोटा सा काम था, छोटी सी एज थी, तो मैंने आज भी लोगों को भूखे सोते हुए देखा है। लोग आज भी इतने लोग हैं जो भूखे सोते हैं। यदि मैं ब्लड डोनेशन की बात करूं, हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। फर्स्ट टाइम हमारा भारत देश इतिहास के पन्नों में लिखा गया, जो 6 जुलाई को लिखा गया था। इससे पिछली बार मेरा जन्मदिन था, उस दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। ये कहीं ना कहीं गौ सेवा, ब्लड डोनेशन, लोगों को भूखे देखना, ये कहीं ना कहीं अंदर से पैशन जनरेट हो गया। आज मुझे ऐसा लगता है कि यदि जीना है तो मानव सेवा के लिए जीना है, स्वास्थ्य सेवा के लिए जीना है और गौ सेवा के लिए जीना है। और मैं कहता हूं, ये बात तो मैं नहीं कहना चाहूंगा पब्लिकली कि मैं अपनी आय का सब कुछ देता हूं, लेकिन दान उसी को बोला जाता है जो एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता ना चले। और मैं एक वायदा भी करता हूं भारत 24 के साथ, यदि कोई मेरे से अपनी जान भी मांगेगा तो मैं जान भी देने को तैयार हूं मानव सेवा के प्रति। मेरा समर्पण मानव सेवा के प्रति दिन रात 24 घंटे। यदि रात को 2 बजे भी किसी का मेरे पास फोन आता है कि मुझे 2 यूनिट ब्लड डोनेशन चाहिए, तो मुझे 2 यूनिट चाहे मुझे खुद जाके देना पड़े, उसी टाइम उनको ब्लड अवेलेबल होगा। इसी तरह मैं गौ सेवा की बात करें तो गौ का चारा पूरे इंडिया में या गौ की मेडिसिन कहीं भी नहीं है, तो मैं सबसे पहले जहां से फोन आ जाएगा वहां उसको अवेलेबल कराएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, बड़ा एक अलग सा एग्जांपल है। अभी तेलंगाना के अंदर बकरा ईद के ऊपर, कैन यू इमेजिन, कैसे शेल्टर बने हुए थे। 22,000 गायों को एक बार में काटा जा रहा था। 2 दिन पहले किसी ने मुझे अप्रोच किया, उन सब लोगों की एक मीटिंग चल रही थी और वहां उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। उसी दिन मेरा होम मिनिस्टर साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, अमित शाह जी से कांटेक्ट हुआ। अमित शाह जी ने डायरेक्ट वहां के सीपी से बात किया। विद इन 3 आवर्स उन सारी गायों को बचाया गया और उनको सबको गौशाला में लाया गया। तो मैं समझता हूं कि वो दिन जीने के दिन है कि जब हम ऐसी चीजें करते हैं, क्योंकि गौ माता से बड़ा कुछ नहीं है। और मैं एक बात और भारत 24 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाना, ये मेरा एक सपना है और हर भारतीय का एक सपना होना चाहिए कि गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। तो यदि कोई राष्ट्रीय माता हो तो हमारी गौ माता हो। सर, बस इतना बता दीजिए जाते जाते कि आपको खुद को एक व्यवसायी कहलाना ज्यादा पसंद है, एक समाज सेवी कहलाना आप खुद को ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर कुछ और? सिर्फ समाज सेवी। व्यवसायी तो बचपन से कर ही रहा हूं, लेकिन आज ऐसा मुझे लगता है कि धीरे धीरे पैशन सिर्फ एक ही तरफ है, समाज सेवा। और एक मतलब अंदर से जुनून है कि समाज सेवा करनी है, और मुझे नहीं पता उसके पीछे चाहे 20 घंटे लग जाए, 21 घंटे लग जाए। आप समझते हैं कि जब हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, ये सुबह 7 बजे स्टार्ट होता है और अगले दिन 12, 1, 2 बजे तक हमें नहीं पता होता वो कब तक खत्म होगा। तो ये कहीं ना कहीं पैशन, एनर्जी वो परमपिता परमेश्वर हमें देते हैं। तो मैं आज अपने आप को समाज सेवी कहना ज्यादा पसंद करूंगा। व्यवसाय तो है ही और व्यवसाय तो मुझे करना ही है, लेकिन जो समाज सेवा में मजा है उसके प्रति तो मैं जितना कहूं उतना कम। बिल्कुल। और आप जो समाज सेवा जिस तरीके से कर रहे हैं, युवा पीढ़ी यहीं पर है और इस युवा पीढ़ी को इससे एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जाता है कि समाज सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए, बाकी सब तो चलता ही रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बसंत गोयल, आप भारत 24 के इस मंच पर आए और आपने समय दिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मान करते हैं डॉक्टर बसंत गोयल जी का। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने भारत 24 के इस मंच से तमाम बातों का जिक्र किया, कैसे विकसित भारत के लिए आपने भी संकल्प लिया है।